रॉकेट, मिसाइल व बमबारी, जिधर देखो चीख पुकार, खून से सनी सड़कें व लोग, मलबे में दबी जिंदगी। जहाँ तक नजर जा रही है वहीं पर लाशों के अंबार, कोई अपनों से बिछड़ा हुआ है तो कोई अपनों को खो चुका है। कुछ ऐसे हालात हैं इजराइल व फिलिस्तीन समर्थित आतंकवादी संगठन हमास के बीच जंग के। इतना तो सब जानते ही हैं कि किसी भी जंग के बीच खून खराबा होता ही है, लेकिन जितना खून खराबा पिछले 2 दिनों के दौरान गाजा पट्टी में देखने को मिला, इतना पिछले 12 दिनों के दौरान भी एक साथ देखने को नहीं मिला। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल हमास युद्ध के बारे में। आपको बता दें, हालांकि दोनों देशों के बीच जंग जारी है। 7 अक्टूबर को जब फिलिस्तीन समर्थित आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के ठिकानों पर अचानक हमला बोला था, तब से ही बेकसूर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। पर इसी बीच बुधवार सुबह होते ही दुनिया के सामने जो खबर व खून खराबे की तस्वीर सामने आई, वह न सिर्फ गाजा पट्टी के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंतनीय भी स्थिति है। 1945 में यूनाइटेड नेशन की जिनेवा संधि के अनुसार विश्व में शांति बहाली जारी रहेगी, लेकिन जब कभी किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन भी जाए तो अब वहां मानवीय अत्याचार नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल पर रॉकेट गिराया या मिसाइल, पर इस आसमानी हमले से पूरा अस्पताल जहां खंडहर में तब्दील हो गया, वहीं सैकड़ों की संख्या में उपचार की आस में दाखिल हुए घायल या मरीज लाश बन गए। मंगलवार को गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुए हमले को एक तरफ जहां मानवीय अत्याचार कहा जा सकता है, तो वहीं यह हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। इस हमले की दुनिया भर में चौतरफा आलोचना जारी है। इस आलोचना के बीच अमेरिका ने इस हमले की जांच के भी आदेश दिए हैं, पर यह हमला इजराइल ने किया या फिर हमास ने, इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। इजराइल व फिलिस्तीन की तरफ से अब तक इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। इजराइल का कहना है कि उसने अस्पताल पर किसी भी प्रकार का रॉकेट नहीं दागा और न ही उसने मिसाइल छोड़ी। इजराइल का आरोप है कि यह हमास के अपने रॉकेट की गलत दिशा में जाने से ऐसा हमला हुआ। दूसरी तरफ हमास भी अस्पताल पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी से भाग रहा है। इजराइल हो या फिर हमास, जिसने भी यह हमला किया है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध का आरोप लग सकता है और लगना भी चाहिए। युद्ध अपराध एक संगीन अपराध है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अपना काम करता है। मंगलवार को गाजा पट्टी पर हुई हवाई हमले की जिम्मेदारी इजरायली वायुसेना ने नहीं ली है। IDF ने तो इस हमले के लिए फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद सैन्य समूह के लिए असफल रॉकेट लॉन्च को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली वायुसेना ने व इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि IDF की परिचालन प्रणालियों के विश्लेषण के अनुसार इजराइल की तरफ रॉकेट श्रृंखला छोड़ी गई थी, जो अस्पताल के आसपास से गुजरी और वहीं फट गई। इस हमले के लिए इस्लामी जिहाद आतंकी संगठन जिम्मेदार है। और अब हमले की जिम्मेदारी से दोनों पक्ष बच रहे हैं, लेकिन उससे पहले चिंतनीय स्थिति है कि इस अस्पताल में जो भी बीमार व घायल अपने जीवन की संजीवनी की आस में भर्ती हुए थे, अब उनका जीवन खत्म हो चुका है। उनके अपने रोते बिलखते हुए आरोप लगाते हुए इजराइल व हमास को दोष दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, जिनके अपने अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए थे, वे अपनी बीमारी से नहीं मरे, बल्कि उन्हें आसमानी अटैक से मरना पड़ा। यह उनके लिए मृत्यु दंड से कम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसा मान चुका है। यदि अस्पताल में भर्ती किसी मरीज पर हमला किया जाता है तो वह मृत्यु दंड के बराबर है। पर अब इस मामले में होगा क्या, यह सोचने का सवाल है। पिछले 12 दिनों से जारी इस युद्ध में हमास और इजराइल दोनों पर ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध कानून के उल्लंघन का आरोप लगता आ रहा है। इस मामले में यूनाइटेड नेशन दोनों पक्षों की उल्लंघनों की जांच तो कर रहा है, पर जब तक यह जांच पूरी होगी तब तक इजराइल व हमास खंडहर में तब्दील हो चुका होगा। युद्ध अपराध की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कर उसे लागू करना इतना आसान काम नहीं है। यह सबसे जटिल काम है। हमेशा युद्धों के बाद ऐसे अपराधों की जांच और अपराधियों को सजा के मुकाम तक पहुंचा पाना बहुत जटिल प्रणाली का हिस्सा है। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। ऐसे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जब किसी भी राजनेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर देता है तो भी उसे गिरफ्तार कर पाना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल कार्य होता है। जैसा रूस व यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ऐसा हुआ था। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। पर अभी तक गिरफ्तारी की तो बात ही दूर, व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचना भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, यूनाइटेड नेशन व मानवाधिकार संगठनों के लिए
लिए असंभव रहा है। आधुनिक सभ्यता के जन्म के साथ या ये कहें कि विज्ञान के बढ़ते कदमों के साथ ही सभी देश हथियारों से लैस है, और यही एक वजह है कि यही विज्ञान जहां एक वरदान है तो वहां पूरी दुनिया के लिए अभिशाप भी है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का उदाहरण सभी के समक्ष है। इससे पहले भी युद्ध में बेकसूर जनता मरती रही है, पर याद होगा हजारों वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता भी थी जिनके पास औजार तो थे पर कोई हथियार नहीं था। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। संयुक्त भारत एवं वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में से सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। वर्तमान समय में से मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसके बारे में आपने भी सुना ही होगा, पर यहाँ मुर्दों का टीला प्राकृतिक आपदा के कारण बना था, ना कि किसी हथियारों के प्रयोग से। इतिहासकार ओम थानवी ने अपने लेख में अतीत में दबे पांव में सभ्यता के बारे में खुलकर लिखा है। हालांकि जिस स्थान पर सिंधु सभ्यता विकसित थी, आज वहाँ सिर्फ एक अजायब घर बना हुआ है। थानवी ने अजायब घर में तैनात पुरातात्विक विद्वान अली नवाज के माध्यम से लिखा है कि समुची सिंधु सभ्यता में हथियार कहीं नहीं मिले। सभ्यता में कहीं पर भी भव्यता का आडंबर नहीं था, यानी कि किसी को किसी का डर नहीं था। पर वर्तमान में पूरी दुनिया रूपी आईने में झांक कर देखा जाए तो आज चारों तरफ भव्यता का ही आडंबर है, चाहे लोग खुद अपनों से डर रहे हों या किसी विदेशी हमले से। इतना ही नहीं, देश के अंदरूनी हिस्सों में हो रहे दंगों से भी लोग इतने भयभीत हैं कि अपने घर स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी भी समय बचा है। यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद को पहल करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध व फिलिस्तीन इजराइल युद्ध को किसी तरह रुकवाना चाहिए, ताकि मानवता पर किसी भी प्रकार का कोई संकट न बने। हम सबको मिलकर या सभी देशों को मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जो राज पोषित न होकर समाज पोषित हो, समाज का कल्याण करने वाला हो। यानी कि समाज को समाज में ही रहने वाले व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई भी डर ना हो। यदि युद्ध में शामिल लोग या देश अपने अहम के सवाल को छोड़ दे तो ऐसा संभव भी है। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज का ये वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।